ये 1.5 महीना तो छुट्टियां हो गई। हाँ। कभी जज साहब नहीं आए, हाँ। कभी सामने वाला लॉयर नहीं आया, जी। कभी मेरे वाला लॉयर नहीं आया, हाँ। कभी स्ट्राइक हो गई। हाँ। और 5 दिन एडवोकेट ने कोई भी अपीयरेंस नहीं करी, उसके घर में तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। लेकिन नहीं भाई, तुम नहीं अपीयर हो सकते, माने इतना खौफ है बार काउंसिल का। एडवोकेट के साथ तो कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कोई ऐसा बिल उनके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। पहले सुबह कोर्ट केस करे, फिर जाके बार काउंसिल की लाइन में खड़ा हो कि बार काउंसिल ने उनको जी बुलाया है और नोटिस इशू किया है उनको। तो एडवोकेट के लिए तो बेचारे के लिए कुछ रहा ही नहीं। लेकिन वो उन्होंने स्टेटमेंट एसडीएम के सामने नहीं दी, वो उन्होंने तो मतलब मरने से पहले उनको एसडीएम पे जाना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जज साहब ने कोई ब्राइब की डिमांड करी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं। तो एडवोकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने इन अमेंडमेंट से पहले तो अपनी सुरक्षा करें, बाद में जनता की सुरक्षा करेंगे। एमपीज हैं, उनके कोर्ट में केस पेंडिंग है और वो पेंडिंग के दौरान वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो पेंडिंग ट्रायल जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सजा है, तो वो एडवोकेट क्यों नहीं बन सकता? 7 साल के अपराध में आपको बेल लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन से ही आपको वहां पे बेल वगैरह मिल जाएगी। कौन आदमी आज की डेट में पुलिस से त्रस्त नहीं है, मुझे बताइए। एससीएम कोर्ट में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे जो लोग ले जाए जाते हैं 751 के केस में या छोटे मोटे केसेस में, तो उनको सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पे जज के रूप में बैठे होते हैं अधिकारी, वो पुलिस के अधिकारी होते हैं, तो और पुलिस की रिपोर्ट पे मैक्सिमम बिलीव करते हैं। आए साथ क्या जेल भेज दिया, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। जितने भी एससीएम कोर्ट्स हैं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के अंदर कैमरा भी होना चाहिए और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। क्या सारे लॉयर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो लोग माने लड़ सके कोर्ट में केस? शब्दों के जाल में सब चीजें, मतलब सब जज साहब ही कर देंगे, तो आपको क्यों जरूरत है पिटीशन बनाने की? तो थोड़ा सा प्लीज पब्लिक के लिए भी सोचिए ना, कि पब्लिक भी आपसे कुछ आशा कर रही है। आम जनता से जानिए कि उसका जुडिशरी पे कितना माने फेथ है। आज ये मुकदमा जो आ रहा है कोर्ट में, जिसको सालों लगने हैं, वो मुकदमा सही तथ्यों पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या वुमेन्स को इतना अधिकार है कि वो बिना किसी सबूत के वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज लगा देंगे? जहाँ पे भी हाई कोर्ट को लगता है वहाँ पे उनको फिर डेटरेंट पनिशमेंट भी होना चाहिए। तो उन सब लोगों की जिनकी जिंदगियां ऐसे रियोइन हुई हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या होना चाहिए? आज तो कोई प्रावधान नहीं है। जब आप बार बार कहते हैं कि भाई ये तो पहले से था, ऑलरेडी था अमेंडमेंट बिल में, ये पहले से था, तो नया ऐसा क्या है जिसके लिए लॉयर स्ट्राइक पे आए हैं? ऐसा नया क्या है? कितना आपको ट्रस्ट पुलिस पे, कितना ट्रस्ट आपको कोर्ट पे? आज एडवोकेट बिल जिसको अमेंड करने के लिए एक प्रपोज बिल आया है, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट करी है, जिसको लेकर पिछले 4-5 दिन से सारी दिल्ली के लॉयर स्ट्राइक पर आ गए हैं। तो आज इसी विषय पे बातचीत करने के लिए और इसके अलावा न्याय व्यवस्था की कुछ और बारीकियों को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, जो पहले फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और फॉर्मर को चेयरपर्सन भी रह चुके हैं दिल्ली बार काउंसिल के। तो विष्णु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पिछले 18-19 तारीख से जो पूरे लॉयर हैं वो दिल्ली की सड़कों पे आए हुए हैं, एजिटेट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऐसा क्या डर है, क्या ऐसा हो गया है कि लॉयरों को सड़क पे उतरना पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली के लॉयर नहीं है, हिंदुस्तान के लॉयर हैं। जो हाल आप दिल्ली में देख रहे हैं वही हरियाणा में, पंजाब में, आसाम में, यूपी में, महाराष्ट्र में, हर जगह यही हाल है। लॉयर सड़कों पे कब उतरता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को जानना चाहिए। लॉयर जो समाज के लिए न्याय दिलाने का काम करता है, हम समाज में न्याय दिलाने में लोगों की सहायता करते हैं, ना कि सड़कों पे उतरने का। व्यक्ति सड़कों पे तब उतरता है जब उसके खुद के अधिकारों में कहीं ना कोई अड़चन पैदा होती है। और इस तरीके के जो इसमें प्रावधान आ रहे हैं बिल के अंदर, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर वकीलों में बहुत रोष है। तो एडवोकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने इन अमेंडमेंट से पहले तो अपनी सुरक्षा करें, बाद में जनता की सुरक्षा करेंगे। उनमें बहुत सारे मुद्दे अलग अलग हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कि आप जो जानना चाहती हैं मैं उनके डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मुझे बताइए कि अभी जैसे इसमें अमेंडमेंट बिल में मैं एक पढ़ रही थी कि वो कहते हैं कि जो 3 साल की सजा पा चुके हैं लॉयर्स, या जो ट्रायल वाले हैं वो लोग
बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते या वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जी। तो इससे क्या गुरेज है? देखिए, मुझे एक बात बताइए कि मैं मानता हूं कि कहीं पे भी यदि अगर किसी एडवोकेट को कोई कन्विक्शन है या किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन है और वो अगर एडवोकेट का लाइसेंस न ले, तब मुझे समझ में आता है। जो भी एमएलए अगर उनके कोर्ट में केस पेंडिंग है, एमपीज हैं उनके कोर्ट में केस पेंडिंग है और वो पेंडिंग के दौरान वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं और उनको एमएलए एमपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके दर्शकों के माध्यम से कि जिस बच्चे ने एलएलबी किया है, यदि अगर उसके पड़ोसी के साथ कोई उसका झगड़ा हो जाता है और उसका पड़ोसी उसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है, तो पेंडिंग ट्रायल जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो वो एडवोकेट क्यों नहीं बन सकता? आप ये कर सकते हैं कि अगर वो कन्विक्ट हो जाएगा तब आप उसको एडवोकेट के रोल से आप उसको सस्पेंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, ये समझ में आता है। लेकिन वो एडवोकेट का लाइसेंस ही नहीं ले पाएगा, वो इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा दुविधा का हुआ है। इसमें एक अमेंडमेंट है कि जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जेन्युइननेस को जांचना चाहिए या उनको टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि जो ऑफिस एड्रेस उन्होंने लिखवाया है उसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल को 2016 से चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है 2016, 17, 18 और बीच में भी कई बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल्स को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप एडवोकेट्स के जेन्युइननेस को प्रॉपर देखेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे। और आज हम ये समझिए कि दिल्ली बार काउंसिल है या यूपी बार काउंसिल है, जितनी भी बार काउंसिल्स हैं उनमें यदि अगर एलएलबी करने के बाद एनरोल करने के लिए आते हैं तो उनकी एलएलबी की डिग्री को पहले वेरीफाई करते हैं यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो ये बार काउंसिल ऑलरेडी कर रही है। आप देखिए अलग अलग बार काउंसिल इस पे प्रॉपर काम कर रही है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये गवर्नमेंट कुछ कर इसके लिए कह रही है, ये हम अपने आप इस चीज को प्रॉपर कर रहे हैं। बार काउंसिल इंडिया की इंस्ट्रक्शन है कि लॉयर्स की जेन्युइननेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए और फोर्स डिग्री वाले लोग, फॉल्स सर्टिफिकेट्स वाले लोग एडवोकेट का लाइसेंस ना प्राप्त कर सके। अब एक और प्रपोज अमेंडमेंट है कि जो लॉयर्स हैं वो स्ट्राइक पर ना जाएं, और अगर वो स्ट्राइक पर जाते भी हैं तो ऐसा ना हो कि जो अदालत की कार्रवाई है वो बाधित हो और जो क्लाइंट्स हैं जैसे हम जनरल पब्लिक जो है उसकी जो माने हमारे जो हक है वो खराब ना हो, तो उसमें क्यों उनको दिक्कत है? मैं नहीं समझता कि कोई भी हिंदुस्तान का एडवोकेट अदालत के किसी भी कामकाज में कोई बाधा उत्पन्न करता है। आपने कहा कि एडवोकेट स्ट्राइक पे जाते हैं या एब्सटेन फ्रॉम वर्क रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली कोर्ट प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग। आप देखें कि कहीं किसी क्लाइंट ने किसी के साथ मारपिटाई कर दी है, कहीं कुछ इस तरीके का माहौल हो गया है, कहीं इस तरीके की ऐसी डिमांड्स हैं जहाँ पे पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी तो मुझे याद है कि कई सारे अमेंडमेंट्स हमारे सीआरपीसी में आए थे, जिन अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि 7 साल के अपराध में आपको बेल लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन से ही आपको वहां पे बेल वगैरह मिल जाएगी। आप कोर्ट की सारी जितनी भी पावर है आप पुलिस को दे देंगे। तो अगर एडवोकेट स्ट्राइक न करें तो पूरा शासन प्रशासन प्रॉपर नहीं चल सकता। जहां पे भी जरूरत होती है, स्ट्राइक का मतलब ये नहीं, ये डिमांड रख रहे हैं, लेजिटिमेट डिमांड, दैट द ओनली थिंग इज दैट कि हम अपनी प्रॉपर डिमांड अपने तरीके से, और वो तरीका क्या होता है, डीजे को एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हाई कोर्ट को देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, अलग अलग तरीके से, और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समय समय पे दिया जाता है कि एडवोकेट्स की ये डिमांड है। अगर इनमें कहीं कुछ कहीं कोई तामील नहीं किया जाता तब जाके एडवोकेट कहीं लेफ्ट राइट में आप एब्सटेन फ्रॉम वर्क की बात करते हैं या स्ट्राइक की बात करते हैं। रेगुलर देखेंगे आप 365 दिन में से वैसे भी कोर्ट का, आप मुझे एक बात बताइए कि आप एडवोकेट की स्ट्राइक की तो बात कर रही हैं कि 365 दिन में से अगर एडवोकेट ने 15 दिन स्ट्राइक रख ली, आप ये देखिए ना कि गर्मियों की छुट्टियों में कोर्ट की छुट्टियां 1.5 महीने की होती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता।
सर्दियों की छुट्टियां 15 दिन की होती है, उनके बारे में कोई बात नहीं मगर करता। विष्णु जी बात यह है कि 15 माने 1.5 महीना तो छुट्टियां हो गई। हाँ। कभी जज साहब नहीं आए, हाँ। कभी सामने वाला लॉयर नहीं आया, जी। कभी मेरे वाला लॉयर नहीं आया, हाँ। कभी स्ट्राइक हो गई। हाँ। तो जो क्लाइंट है, जो मुवक्किल है, जो न्याय के लिए तड़फ रहा है बेचारा, वो तो घूम ही रहा है कोर्टों में 7-7 10 साल तक। इसमें आप अधिवक्ता को जिम्मेदार 1% भी नहीं ठहरा सकते। नहीं, मैं इसलिए ठहरा रही हूँ कि जैसे अभी आप 19 तारीख से मुझे एक आप बात स्ट्राइक पे बताइए, हैं। आप अधिवक्ता को आप जिम्मेदारी बताइए। आपने एडवोकेट को किया, एडवोकेट ने 2 दिन में 3 दिन में आपका केस बना के कोर्ट में डाल दिया। अब कोर्ट के अंदर तारीख ही आपको 6 महीने की मिलेगी, 4 महीने की मिलेगी, तो अधिवक्ता के ऊपर दोष डालने का क्या मतलब है? नहीं, मैं अधिवक्ता अब तारीख मिली 3 महीने की, 3 महीने के बाद जवाब आया, जवाब के बाद फिर तारीख मिली 3 महीने की, फिर 3 महीने के बाद उनका दूसरी तरफ से जवाब आया, 1 साल तो जवाब में ही निकल गया। तो इसमें दोष क्या? इस क्वेश्चन पे मैं आगे आती हूँ। अभी खाली हम स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं कि क्या एक लॉयर्स को स्ट्राइक करके अदालत की कार्रवाई को बाधित करना चाहिए? कि कोई भी लॉयर इंटेंशनली ये नहीं चाहता कि उसके क्लाइंट का काम खराब हो, उसको किसी भी तरीके से वो कोर्ट में बाधा उत्पन्न करे या उसके क्लाइंट का काम कोर्ट में न हो। वो कोर्ट में आया है, बैंड पहन के आया है, कोट पहन के आया है, उसकी अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि वो कोर्ट में आए और अपना काम करे बिना बाधा के साथ। तो इसलिए कोई इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि किसी भी लॉयर का अपना खुद का व्हील होगा कि नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि स्ट्राइक में आप देखिए, जो जजेस हैं और जो कोर्ट का स्टाफ है वो सरकारी नौकरी में है। अगर 5 दिन की कोर्ट की स्ट्राइक हुई तो सबसे ज्यादा सफरर कौन हुआ? मुझे एक बात बताइए। आपने कहा क्लाइंट सफरर हुए, गलत। सबसे ज्यादा सफरर है वो एडवोकेट जो वहां पे स्ट्राइक पे है या एब्सेंट फ्रॉम वर्क कर रहा है। क्योंकि वो कैसे क्योंकि आप जो उसको देते हैं, पैसे देते हैं, वो पर अपीयरेंस पे देते हैं, और 5 दिन एडवोकेट ने कोई भी अपीयरेंस नहीं करी, उसके घर में तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, उसके यहाँ तो घर में सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर सारे केसेस तो ऐसे नहीं है जिसमें फॉर अपीयरेंस ही है। बिल्कुल सारे केसेस फॉर अपीयरेंस ही होते हैं। एडवोकेट अगर किसी कोर्ट में अपीयर हो रहा है तो उसमें वो 2000, 5000, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में आप जाएंगे फॉर अपीयरेंस ही होती है। और 5 दिन 7 दिन आपने जैसा बोला, नहीं, मगर विष्णु जी आप ऐसे कह के इस बात वो को justify नहीं कर सकते। 10% एडवोकेट हैं जो फॉर अपीयरेंस से बिना काम करते हैं। नहीं, कुछ भी है, मगर मुझे लगता है कि अगर अदालत की कार्रवाई बाधित होती है तो वकील को इसमें एक फैक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं आपको दोबारा से वही चीज कहूंगा कि एडवोकेट कभी भी अदालत की कार्रवाई में बाधित नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी देखा कि कई बार, जैसे पीछे अभी एक बार स्ट्राइक हुई थी 30 हजारी कोर्ट में, मैंने देखा कि वो कोर्ट के चैम्बर में से वकीलों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के बाहर ला रहे थे। अगर कोई गलती से भी पेश हो रहा था तो बाकी लोग एक टीम की तरह घूम रहे थे सारे कोर्ट में, और वो उस वकील को बाहर ला रहे थे कि नहीं भाई तुम नहीं अपीयर हो सकते। माने इतना खौफ है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी एम्स में डॉक्टर्स की स्ट्राइक देखी है? आपने कभी कलकत्ता वाले एपिसोड में डॉक्टर्स की स्ट्राइक देखी है? क्या ऐसा होता है क्या ओपीडी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कॉल की है और 15 डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं लेकिन 10 डॉक्टर ओपीडी चला रहे हैं? ऐसा होता है क्या? ओपीडी में 4 डॉक्टर बैठे हैं, 2 तो बैठे हैं स्ट्राइक पे और 2 ओपीडी है, ये कैसे हो सकता है? आप किस तरीके की आप स्ट्राइक किए तो मतलब उसका मतलब है कि पूर्णतः। मगर विष्णु जी एक चीज मुझे बताइए कि चाहे वो डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो या लॉयर्स की स्ट्राइक हो, कौन पिस रहा है? आम आदमी। अगर डॉक्टर्स की स्ट्राइक होती है तो जैसे मैं अभी आपने जब एक बात करी, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, मैं उनके उस पे गई तो उनकी बेटी ने बहुत रो के मुझे ये बात बताई कि चूंकि वही कलकत्ता वाले डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी और ऑल इंडिया मेडिकल जो हॉस्पिटल है उन लोगों ने भी स्ट्राइक कर रखी थी, तो उन्होंने हमारे पेशेंट को बिल्कुल नहीं देखा और मेरे फादर की डेथ हो गई इस चक्कर में। तो मुझे आप ये बताइए, आप स्ट्राइक को चाहे वो डॉक्टर की है या लॉयर्स की है या किसी की भी है, उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हम जस्टिफाई कर ही नहीं रहे ना। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी एडवोकेट अगर स्ट्राइक कॉल करता है, सपोर्ट करता है या कोई लीडर करता है तो वो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा, उसका लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा।
तो आप ये लॉ सबके लिए बनाइए ना, ये डॉक्टर्स के लिए भी बनाइए हाँ, ना, सबके लिए बनाइए। तो डॉक्टर्स के लिए भी बनाइए। नहीं, मगर शुरुआत कहीं से तो करेंगे ना। शुरुआत एडवोकेट आपने डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन आपने, अगर कोई डॉक्टर के साथ हाथ भी लगाता है तो आप एक एफआईआर लॉन्च कर लेते हैं। एडवोकेट के साथ तो कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कोई ऐसा बिल उनके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मगर फिर इसमें ये भी तो है ना, कंज्यूमर एक्ट मेरा तो नहीं मेरा आते मतलब एडवोकेट और डॉक्टर को कंपेयर करना बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है और ये सही है, मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली एडवोकेट कभी भी न्यायिक कार्य में बाधा नहीं होते। वो वहां पे गए हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए और कोर्ट को असिस्ट करने के लिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट बिकॉज ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता और ये बिल्कुल नहीं मानता कि एडवोकेट किसी भी तरीके से न्यायिक कार्य में बाधा करते हैं। सरकार के सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि सरकार का देखिए, आप किसी को, आप एडवोकेट, आप उनके शू में पैर डाल के तो देखिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम है। आज सोशल सिक्योरिटी के नाम पे क्या है, कुछ नहीं है। कभी भी कोई क्लाइंट आता है बदतमीजी करके चला जाता है। आज आप देखिए बार काउंसिल में, आप बार काउंसिल में देखिए, आप हर 15 दिन में बार काउंसिल में 70-80 मुकदमे लगे होते हैं, 100 मुकदमे लगे होते हैं। पहले सुबह कोर्ट केस करे, फिर जाके बार काउंसिल की लाइन में खड़ा हो कि बार काउंसिल ने उनको जी बुलाया है और नोटिस इश्यू किया है उनको। तो एडवोकेट के लिए तो बेचारे के लिए कुछ रहा ही नहीं। मगर विष्णु जी एक बात और भी देखिए कि जिस तरीके से जो एडवोकेट्स हैं 1 सेकंड के अंदर 50, 60, 100, 500 लोगों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, क्या ये माने सही है आपके अनुसार? क्या इस तरह से आम आदमी खड़ा हो जाए, मॉब लिंचिंग करनी शुरू कर दे, मॉब में खड़ा होना शुरू हो जाए? बात बताइए, आप मुझे 10 ऐसे एग्जांपल कोई दे दीजिए कि जहां पे मॉब लिंचिंग या एडवोकेट ने इस तरीके का किया है। मैं नहीं मानता खड़े, क्योंकि एडवोकेट के पास प्रीमाइस वही है। 400 एडवोकेट भी वहीं रहेंगे, 4000 एडवोकेट भी वहीं रहेंगे। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाइए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाइए, वहां आपको 15,000 एडवोकेट दिखेंगे। तो आप एडवोकेट का ऑफिस है, ऑफिस का उनका कोर्ट्स है, तो वो वहीं रहेंगे। अगर कोई वहां कोई झगड़ा हो गया, कोई इस तरीके का इशू आ गया, तो वो जो एडवोकेट वहां आपको दिख रहे हैं, क्योंकि कोर्ट्स में एडवोकेट है, 200 कोर्ट्स हैं, 250 कोर्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो 1000-2000 एडवोकेट वहां एक बार में होता है। अभी आपके ऑफिस में अगर 25 लोग आके इकट्ठे एक साथ खड़े हो जाएं, लड़ेगा एक ही, मगर 20 लोग खड़े हैं सपोर्ट। मैं कह रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? वहां लड़ाई क्यों होगी? कोर्ट के में तो मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के अंदर वो मेरा मंदिर है, मैं वहां लड़ाई करने जा रहा हूँ कि वहां पे अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहा हूँ। मेरा काम तो रोजी रोटी के लिए है ना। ऐसे अगर लड़ाई होगी तो रोज की एफआईआर लॉन्च होंगी। अब रोज की केस आप मुझे 4 वीडियो ऐसे दिखा दीजिए पिछले 1 साल में, 2 साल में, आप देखिए जहां पे एडवोकेट ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे भरमार है ऐसे वीडियोस की, छोटे छोटे, जिसमें पुलिस और एडवोकेट दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अब आपने पुलिस की बात करी तो पुलिस से एक बात बताइए, कौन आदमी आज की डेट में पुलिस से त्रस्त नहीं है? मुझे बताइए। कोई, मैं नहीं समझता कि इंडियन कानून के अंदर पुलिस से कोई आदमी, एडवोकेट के तो अगर मान लीजिए कि इंडिया में 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो 4 करोड़ केसेस में लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको न्याय मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन से कौन लोग तरस रहे हैं? हर बंदे को कहीं ना कोई शिकायत है। तो आप पुलिस का और एडवोकेट का कंपेयर नहीं कर सकते कि ठीक है ना, एडवोकेट अपना काम उस जगह पे कर रहे हैं जहां पे एडवोकेट ऑफ द कोर्ट उनको कहा जा रहा है और प्रॉपरली पेश हो रहे हैं वहां पे। तो मैं इससे बिल्कुल भी वाकिफ इत्तेफाक नहीं रखता। अभी आपने पुलिस की बात करी तो एससीएम कोर्ट में अक्सर देखा जाता है कि वहाँ पे जो लोग ले जाए जाते हैं 751 के केस में या छोटे मोटे केसेस में, तो उनको सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। माने इतने सेंसिटिव इशू को इतने लाइट मोड पे माने ट्रीट किया जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल आपकी इससे सहमत हूँ कि जिस तरीके का माहौल आज की डेट में एससीएम कोर्ट्स में होता है, उस जगह पे कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन की जरूरत है और बहुत कुछ चेंज होने की जरूरत है। जो भी वहां पे जज के रूप में बैठे होते हैं अधिकारी, वो पुलिस के अधिकारी होते हैं, तो और पुलिस की रिपोर्ट पे मैक्सिमम बिलीव करते हैं। वहां पे पुलिस के अधिकारी एज ए जज की भूमिका में नहीं होने चाहिए, वहां पे या तो रिटायर्ड जजेस होने चाहिए। आप एक बात बताइए ना, कितने एससीएम कोर्ट्स होंगे दिल्ली में? तो जब हमारे पास इतने सैकड़ों की संख्या में जजेस हैं, तो क्या हम उनको वहां डेप्यूट नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जुडिशियल सिस्टम पे आप बताइए, आप जुडिशियल सिस्टम में इतने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, इतने एएसजे, इतने एडीजेस हैं, आपने एक सवाल एससीएम कोर्ट में उठाया कि वहां पे इस तरीके का होता है, आप जुडिशियल सिस्टम पे नहीं उठा सकते, क्योंकि वो लोग किसी भी तरीके का बायस वाला नेचर नहीं रखते। जुडिशियल चेयर पे बैठा है तो जज का काम करेगा, लेकिन वो वहां पे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स
जिस तरीके से वहां कस्टडी में एक उन्होंने रूटीन बना रखा है कि व्यक्ति आया 2 लोगों को कस्टडी में भेजो, व्यक्ति आया कस्टडी में भेजो, ये डेफिनेटली उनके अपने अधिकारों का हनन है। एक व्यक्ति को इनिशियली आपने आए साथ क्या जेल भेज दिया, इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके अलावा वहाँ पे ना तो कोई कैमरा है, ना कोई किसी तरह की रिटर्न वो लिखी जाती हैं। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें मिलता है सामने वाले से WS मिलता है, या हम रिजॉइंडर देते हैं, या हम कोई भी चीज निकलवाना चाहते हैं तो जाएंगे सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेंगे। मगर वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ इवन ऑर्डर तक की कॉपी वो लोग नहीं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही मुद्दा है। इस मुद्दे पे आपको अपने चैनल के माध्यम से एक मुखर आवाज लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये आपने जो मुद्दा एक सवाल के रूप में लिया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने भी एसीएम कोर्ट्स हैं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के अंदर कैमरा भी होना चाहिए और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ उसी कोर्ट में क्या होनी चाहिए, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हैं वहां पे कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और वो प्रिजर्व होनी चाहिए 3 महीने 6 महीने तक, कि जिसको ग्रीवेंसेस हो कम से कम उन ग्रीवेंसेस को अपने ऊपर वाले अथॉरिटी को तो दिखा सके। मैंने अगर कोई गलत एक्ट किया ही नहीं है और उसके बाद भी मुझे अगर भेज दिया जाता है, कस्टडी में भेज दिया जाता है, तो ये डेफिनेटली वाकई में इस रूल को, इस क्रोनोलॉजी को बदलने की जरूरत है और इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। एडवोकेट एक्ट में उतने अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है जितने इस एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत है। मगर पुलिस की स्टैंडिंग जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ये कहा जाता है कि बिना आयोग की रिपोर्ट के आप किसी को अंदर नहीं भेज सकते, मगर ये प्रैक्टिस है, डेली की प्रैक्टिस है वहाँ पे। हाँ, मैंने आपको कहा ना कि आपको इंडिविजुअली एक प्रोग्राम इसके ऊपर करना चाहिए। वहाँ के जितने भी जो लोग विक्टिम्स हैं, जिनको बिना कुछ अपॉर्चुनिटी दिए और कस्टडी में भेजा जा रहा है, या वो जेल में बंद है, वो जेल में बंद है सालों साल से। एक दिन के लिए वो उनका एक लॉ है कि भाई ठीक है आए और कस्टडी में भेज दिया, और 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उनका वहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या है क्या नहीं है वो बेटर बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपना प्रिंसिपल 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कस्टडी, 7 दिन के लिए कस्टडी। आप कम से कम उनको एक अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी तो दीजिए उनको डिफेंस करने के लिए। आज आपने कोई केस किया, उनको आप 3 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का टाइम दीजिए, वो अपने एडवोकेट को ला सके, अपने एडवोकेट से वो जो उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया उन एलिगेशंस को काउंटर कर सके, उन एलिगेशंस के अगेंस्ट उनके पास अपील करने का राइट हो, उनके पास सेशन में जाने का राइट हो। ये बड़ा जरूरी मुद्दा है जिसको आप आज सवाल कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट एक केस आया, आईयू ने मुझे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद सीधा पेश कर दिया, पेश करने के बाद उन्होंने जेल में भेज दिया। नहीं, मगर उसमें एक चीज और होती है कि वहाँ पे वकील होते हैं, मगर वो वकील कितनी एफिशिएंसी से हमारे मुकदमे को लड़ते हैं ये दीगर बात है। नहीं, वहाँ एडवोकेट होते हैं, मैं उसके लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द जेल जब वो ऑर्डर कर रहे हैं, आपके पास तो कोई रिटन में चार्जशीट या कुछ इस तरीके का नहीं है ना जो उसको काउंटर कर सके। आप प्रॉब्लम, आपका एडवोकेट क्या करेगा जब आपके पास जो आपके लीगल एक्विजिशन आपके ऊपर हुए उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं डिफेंस, तो आपके एडवोकेट को क्या करेंगे सिवाय एक स्टीरियोटाइप जो उनकी प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस के अंदर वो छोड़ेंगे, तो बेल बॉन्ड फर्निश कर देंगे, श्योरिटी बॉन्ड फर्निश कर देंगे, श्योरिटी ले आएंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। अभी हम वापस अमेंडमेंट बिल पे आते हैं आपके साथ, और अभी इसमें एक अमेंडमेंट करी जा रही है कि अगर कोई भी बार काउंसिल है वो 5 साल का जैसे एक टेन्योर पीरियड है उसका, और उसमें इलेक्शन नहीं कराती है, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको पूरा हक है कि वो 6 महीने का टाइम देके उनको फिर कंडक्ट करा देगी। ये अमेंडमेंट तो ये ऑलरेडी है, इसमें अमेंडमेंट का नहीं, ये सब कुछ जो भी अभी बात हो रही है ये ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। अगर स्टेट बार काउंसिल ने अगर इलेक्शन सही समय पे नहीं कराया है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर है, और उसमें नए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है कि वो अपने 3 मेंबर की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और बार काउंसिल की, स्टेट बार काउंसिल की पावर अपने हाथ में ले सकती है। ये ऑलरेडी है, इसमें अमेंडमेंट का कोई ऐसा वो नहीं है। ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत अच्छे काम कर रही है। जरूरत खाली ये है कि लॉ के जहां पे जितने भी जो यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, जो लॉ कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जितना अच्छा बार काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रही है उसमें और जरूरत है कि वो और उनको स्क्रूटनी करे, स्क्रूटनी करने की जरूरत है। क्योंकि जहां पे भी जहां पे भी देखिए ना एडवोकेट जहां से लॉ करके आ रहे हैं, जिस एज में लॉ करके आ रहे हैं, वहां पे उन सब चीजों की जरूरत है कि वहां पे स्क्रूटनी जरूरी है, और जितनी स्क्रूटनी हो रही है उससे भी ज्यादा और डबल ट्रिपल चेक की जरूरत है। एक और नया प्रोविजन उन्होंने कहा है कि उसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो बार काउंसिल में, तो उसमें क्या दिक्कत है?
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विमेन का अगर पार्टिसिपेशन होता है, वुमेन के पार्टिसिपेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बार काउंसिल की स्टैट्यूटरी बॉडी जहाँ पे 25 मेंबर्स हैं, अगर उन 25 मेंबर्स में अदर देन लीगल अगर लोग अगर आएंगे, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि जी हम 3 मेंबर अपने रखेंगे या 4 मेंबर अपने रखेंगे या 2 मेंबर अपने रखेंगे, तो उसमें स्टेट बार काउंसिल का अपोज करती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी अपोज करेगी, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर है, वो एडवोकेट्स के लीडर हैं, वो चुन के आ रहे हैं, उनको एडवोकेट्स की डे टू डे प्रॉब्लम पता है। और अगर उसके अलावा अगर मान लीजिए लॉ यूनिवर्सिटीज के डीन आ गए या सेक्रेटरीट से लॉ रिसर्चर आ गए या लॉ के कुछ लोग और आ गए, उनको लॉयर्स की डे टू डे प्रॉब्लम्स नहीं पता, लॉयर्स का क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो बार में रहेंगे तो पता लगेगा ना। बिल्कुल। तो ये है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर विमेन आती हैं। जो भी देखिए रीजन क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट जो भी फैसला लेगी उसमें 3 करें, 2 करें, 4 करें, जो भी करेंगे वो तो सर्वमान्य होगा। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका मेन काम क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 1961 से जब से एडवोकेट एक्ट आया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लॉ के अंदर किस तरीके के चेंजेस होने चाहिए, लॉ यूनिवर्सिटीज को कैसे रिकॉग्निशन दिया जाएगा, और जितनी भी बार स्टेट बार काउंसिल्स काम कर रही हैं उन बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल्स को कैसे काम करना है, इन सारी चीजों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देखना है कि एडवोकेट का वेलफेयर कैसे होगा, एडवोकेट की लीगल एजुकेशन कैसे होगी, लीगल एजुकेशन के अंदर उनके जो जो चीजें हैं पढ़ाई से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड, उनके मेडिकल के इश्यूज को, उनको बाकी जितने भी चीजें हैं जो एडवोकेट के लिए हैं, उन सारी चीजों की पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन के साथ साथ उनकी हैंड होल्डिंग भी जरूरी है, उनको लीगल एजुकेशन के साथ उनको जो लॉयर बनने के बाद उनको समय समय पर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, उनको अलग अलग जो डिफरेंट उनके जरूरतें होती हैं इन टर्म्स ऑफ दी मेडिकल, इंश्योरेंस, रिसर्च, अलग अलग वो करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। बार काउंसिल को जो मेंबर्स होते हैं उनको चुनता कौन है? बार काउंसिल के मेंबर्स को एडवोकेट्स चुनते हैं, जो स्टेट के एडवोकेट्स होते हैं वो चुनते हैं। दिल्ली के अंदर 25 मेंबर्स हैं और पूरे दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉयर्स हैं जो दिल्ली बार काउंसिल से एनरोल्ड हैं, या जो भी एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल से एनरोल्ड है, चाहे वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो एनरोल्ड यदि अगर दिल्ली से है तो उसको वोट देने का राइट है, अपना लीडर चुनने का, बार काउंसिल मेंबर चुनने का राइट है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये किसी भी लॉयर को लाइसेंस देने से पहले क्या कोई किसी तरह का एग्जाम कंडक्ट करती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया लाइसेंस नहीं देती, ये स्टेट बार काउंसिल देती है। जब आप LLB कर लेंगे, LLB करने के बाद में आप स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस जाएंगे, स्टेट बार काउंसिल आपको लाइसेंस देती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जाम का एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है 2010 से। 2009 तक ये नहीं था, 2010 से हम 2025 में हैं। 2010 ऑनवर्ड्स में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन था, अभी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। आपको विद इन 2 years फ्रॉम योर एनरोलमेंट डेट, आपका एनरोलमेंट डेट से 2 साल के अंदर आपको वो एग्जाम पास करना होता है, और उसके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत दे रखी है कि आपको 4 बार एग्जाम में से 1 बार पास करना है, और उसके बाद भी यदि आप पास नहीं कर पाए एग्जाम, अगर आप उसके बाद भी अगर एग्जाम पास नहीं कर पाए तो आप एडवोकेट नहीं रहेंगे, आपको वकालतनामा फाइल करने का राइट नहीं रहेगा, आपको एडवोकेसी का राइट नहीं रहेगा, आपको लीगल ओपिनियन का राइट नहीं रहेगा, आपको किसी भी तरीके से कानूनी प्रैक्टिस के राइट नहीं रहेंगे। आप लॉयर तो लिख सकते हैं लेकिन कोर्ट में अपीयरेंस का राइट खत्म हो जाएगा। तो फिर आप जब एग्जाम पास करेंगे, चाहे वो 2 साल में पास हो, चाहे वो 3 साल में पास हो, 4 साल में, जब आप पास कर लेंगे तब आपको स्टेट बार काउंसिल एक परमानेंट आपको एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट देगी। उससे पहले आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। तो विष्णु जी, ये जो बार काउंसिल के द्वारा कंडक्ट किया जाता है एग्जाम, ये सिर्फ 1 टाइम होता है या आफ्टर एवरी 5 years? नहीं, 1 टाइम ही होता, एक बार ही होता। तो अब आप ऐसा ना करिए कि हर 4 साल में 5 साल में एडवोकेट एग्जाम पे ही बैठा है और सारा वकालत छोड़ के बस पढ़ाई करता रहे कि हर 5 साल बाद एग्जाम, 50 साल की प्रैक्टिस में 10 साल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये एक्सपेक्ट करती हैं आप कि जो 40 साल प्रैक्टिस वाला बंदा हो और वो भी एग्जाम में जाके बैठा है? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगा। नहीं, कुछ ज्यादा हो जाएगा ना।
व्यक्ति 70 इयर्स का व्यक्ति और एग्जाम में बैठा हुआ, 65 मगर इयर्स का एक शुरुआती व्यक्ति है, टाइम हर में 5 साल में आप एग्जाम कराएंगी तो वकालत तो कर नहीं पाएगा आदमी, सिर्फ एग्जाम में ही बैठा रहेगा। नहीं, मगर शुरुआती टाइम में हो सकता है कि 1 या 2 या 4 बार उनको अपीयर होना पड़े, ऐसा कुछ प्रावधान रखा नहीं, है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा कोई प्रावधान होना भी नहीं चाहिए, है ना, कि हर 5 साल में एडवोकेट एग्जाम देगा। आप मुझे बताइए, एडवोकेट ही क्यों एग्जाम देगा? डॉक्टर से भी दिलवाओ, पुलिस से भी दिलवाओ, आप सब इंजीनियर से भी दिलवाओ, सीए से भी दिलवाओ। आप खून तो का जो आप हमेशा खून का बदला खून क्यों मांगते हैं? नहीं, मैं खून का बदला खून नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ आप एडवोकेट के पीछे पड़ी हुई हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कहा हर 5 साल में एग्जाम होना चाहिए, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रोफेशनल खाली एडवोकेट थोड़ी है, एडवोकेट के अलावा और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके भी, वो भी एग्जाम के बाद चुन के आए ना, उन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, डॉक्टर बने हैं, तो सबका ही करिए ना, अगर कोई चीज करनी तो सबका करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जितने भी लोग लाइसेंस ले लेते हैं, आपको लगता है कि क्या सारे लॉयर्स इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो लोग माने लड़ सके कोर्ट में केस? मेरी राय में जो एडवोकेट ने एलएलबी किया और बार काउंसिल में एनरोल्ड किया, स्टेट बार काउंसिल में, वो कॉम्पिटेंट लॉयर है और कॉम्पिटेंट लॉयर है। लीगल एक्यूमेंट तो देखिए, 1 साल का एडवोकेट और 25 साल के एडवोकेट एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का अंतर तो हो गई। ये तो आप समझिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप शब्दों के जाल में सब चीजें, शब्दों के जाल में नहीं फंसा रहा। एडवोकेट का मतलब एडवोकेट होता है, द मोमेंट ही और शी इज एनरोल्ड इन स्टेट बार काउंसिल, ही इज अ कॉम्पिटेंट लॉयर। मैं उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर कुछ नहीं कह सकता और कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब उसने वो लिया हुआ है तो उसका मतलब है कॉम्पिटेंट है, तभी वो एडवोकेट बना। नहीं, मगर मेरे जैसे एक दर्शक है, उन्होंने एक माँ ने मेरे को लिख के भेजा कि उन्होंने एक लॉयर को इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक मुकदमा दिया और उन्होंने उसमें एमसीडी को पार्टी नहीं बनाया, तो इसमें क्या लॉयर की कॉम्पिटेंसी में कमी थी या क्या प्रॉब्लम थी? देखिए, इलीगल अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का मुकदमा था तो एमसीडी को पार्टी बनाना चाहिए, अगर दिल्ली का मुकदमा है, और पुलिस भी पार्टी बन सकती है, क्योंकि कंप्लेन आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपने पुलिस को भी कॉल करी होगी 100 नंबर पे। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है। शुरुआत में 100 नंबर पे कॉल करी होगी, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट के लिए एमसीडी लाएगी और साथ में जल्दी पुलिस भी ला सकती है, तो बनाना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं बनाया, उनका अपना सोच थी कि मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके अब उन्होंने क्या सोचा, देखिए मैं तो नहीं कह सकता कि उन्होंने सही बनाया या नहीं बनाया, लेकिन बनाना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आंसरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द इलीगल कंस्ट्रक्शन कैन बी डिसाइडेड बाय द आंसर ऑफ द एमसीडी, अगर वो एमसीडी दिल्ली के एरिया में, तो वही बताएगी ना। डीडीए, अगर डीडीए का है और कहीं इंक्रोचमेंट है तो डीडीए को पार्टी बनाना जरूरी है। फ्लैट है और इंक्रोचमेंट है तो डीडीए के ऑफिशियल्स आके इंक्रोचमेंट के लिए, क्योंकि एज पर द डिजाइन जो भी एमसीडी जो डीडीए ने फाइनलाइज किया है, तो उसके बारे में वही बता सकते हैं, अथॉरिटी को बनाना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, अगर पब्लिक को कोई ग्रीवियंस हो, जैसे इसी केस में है कि उन्होंने एमसीडी को पार्टी नहीं बनाया और जिसको पार्टी बनाने में उस क्लाइंट को 2 साल लग गए, तो उसका तो 2 साल खराब हो गया। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके पब्लिक क्या करे, वो कहाँ जाए? देखिए, मुझे लग रहा है ना, आज आप एडवोकेट्स को ना अच्छे से स्क्रू करने के लिए, देखिए मुझे देखो इसके बारे में मैं ना आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता कि एडवोकेट का कंप्लेन के लिए कहाँ जाए और क्या करे। ऐसे मुद्दों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है। नहीं, मगर आप भी बताइए ना, हमारा दर्शक आपको क्यों देखने बैठा है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हर जगह पे एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है और एक अथॉरिटी होती है, जहाँ पे अगर कोई ऐसा लगता है कि जहाँ पे बहुत नेग्लिजेंस हुआ है, जहाँ पे लगता है कि कोई मिसकंडक्ट हुआ है, बिकॉज डेफिनेशन बहुत बड़ी है नेग्लिजेंस की, तो वो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल को अप्रोच कर सकते हैं और स्टेट बार काउंसिल में 10 दिन 15 दिन के अंदर जब भी हियरिंग होती है उसमें 50-100 मुकदमे लगते हैं। नहीं, मगर मेरी उन क्लाइंट से बड़ी विस्तृत बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने स्टेट बार काउंसिल को अप्रोच किया, तो पहले तो उसका जो तरीका था वही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि पहले 1000 रुपए का ड्राफ्ट लगाओ, फिर बहुत सारा, एक जैसे मुकदमा तैयार करा जाता है वैसे मुकदमा जैसा एक तैयार करके उनको भेजो। 1 मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए। उसके बाद उन्होंने उनको बुलाया और वहाँ पे जितने भी लोग थे, वो पब्लिक डोमेन का तो वहाँ कोई भी नहीं था, सारे लॉयर्स ही थे। ऑब्वियसली जब आप बार काउंसिल में, आप कहने के लॉयर्स
लॉयर्स ही चुने जाते हैं, तो लॉयर्स ही थे। तो उन्होंने बड़ा वेग सा एक क्वेश्चन का आंसर उनको दिया कि अरे भाई इसमें क्या था, ये तो जज साहब भी कह सकते थे कि 110 की एप्लीकेशन को आप वो कर दीजिए, तो फिर मतलब सब जज साहब ही कर देंगे, तो आपको क्यों जरूरत है पिटीशन बनाने की? देखिए, आपने अलग अलग 3 सवाल किए, मैं एक एक करके तीनों के जवाब देता हूँ। पहले आपने बोला कि जो बार काउंसिल में जहाँ गए आपके जो भी नोन थे, देखिए आपने कहा जी पब्लिक की तरफ से कोई नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से। पब्लिक की तरफ से 4 लोग होंगे तो वो लीगल उसको कैसे समझ पाएंगे? पहली चीज तो आप समझिए, तो लीगल इशू को लेके गए, तो लीगल इशू को जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो वहाँ इलेक्टेड मेंबर है, वही समझ सकता है, क्योंकि वो लॉ है। मान लीजिए मैं किसी डॉक्टर को बैठा देता हूँ, वहाँ पे किसी प्रोफेसर को बैठा देता हूँ, मैं किसी लेक्चरर को बैठा देता हूँ, तो वो वहाँ पे कितनी मदद कर पाएंगे और क्या मदद कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा तो लीगल का है कि लीगल गलती करी है कि नहीं करी है, तो ये तो लॉयर डिसाइड कर सकते हैं। पहला सवाल हो गया कि वहाँ लॉयर ही हो सकते हैं। दूसरा आपने बोला कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि 110 की एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जज का काम जब सबसे पहले वो आया कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के जो अपोजिट पार्टी थे, डिफेंडेंट थे, तो जज साहब को भी देखना चाहिए था ना कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डिसाइड कौन करेगा। तो उनको वकील साहब को बोलना चाहिए था ना कि वकील साहब मैं रिपोर्ट किससे मांगू, इलीगल कंस्ट्रक्शन आपने ये मुकदमा डाला है, तो अब इलीगल कंस्ट्रक्शन डिफेंडेंट तो कहेगा मैंने नहीं किया, और पिटिशनर कह रहा है, प्लेंटिफ कह रहा है मैंने किया है, प्लेंटिफ कह रहा है किया इस आदमी ने, तो इसके बारे में रिपोर्ट किससे आएगी? तो उनको पहले नेट में ही करना चाहिए था कि भाई इसके अंदर एमसीडी से स्टेटस रिपोर्ट तो मंगाई जाए। तो उनकी गलती ऐसा नहीं है कि एडवोकेट्स की, तो वो उसको देख के कर सकते थे, ऑर्डर उनको देना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जुडिशियल चेयर पे बैठे हैं, उनकी ड्यूटी है ये देखने के लिए कि इसका समाधान कैसे होगा। स्टीरियोटाइप नहीं खेल रहे, मुकदमा नहीं खेल रहे, बिल्कुल हम वापस मुकदमा अगर 2 साल खराब नहीं होते, क्लाइंट के 2 साल खराब हो गए, पहले डेट पे जज साहब कह देते हैं कि भाई मुझे रिपोर्ट मंगानी है, आप एक एप्लीकेशन वकील साहब मूव कर दो, और कहते हैं जजेस कि वकील साहब इसमें 110 की अमेंडमेंट की, उसमें 110 की एडिशन की एक एप्लीकेशन मूव कर दो, एमसीडी को पार्टी बना लो, होता है। तीसरा आपने सवाल एक और किया, और वो सवाल आपने किया कि जो प्रोसीजर है कंप्लेन का वो बड़ा टिपिकल है कि 1000 का ड्राफ्ट लगाओ, ये लगाओ, कोई टिपिकल नहीं है। नॉर्मल वे में जब आप मुकदमा कोर्ट में दाखिल करते हैं, उससे मैं समझता हूं 5% भी नहीं होगा, आपको सिर्फ 500 रुपए का जमा करने होते हैं। उसमें आपकी जो कंप्लेन है वो आपको, आप हाथ से भी लिख के दे सकते हैं, आप टाइप करा के भी दे सकते हैं, ना आपको कोई केस चाहिए होता है ना आपको, और जो आपके उसमें कागज या एविडेंस है वो तो लगाएंगे नहीं, तो वो कैसे क्लैरिफाई होगा कि मिसकंडक्ट है कि नहीं है? आपको तो डिटेल तो बना के देनी होगी ना, तो डिटेल नहीं। मगर हमारे यहाँ मतलब पहले ही वो तो बेचारा बड़ा भुक्तभोगी है, घूम रहा है कोर्टों में, चक्कर खा रहा है, वो कहेगा अरे एक तो मैं ऐसे ही मुकदमा लड़ रहा हूँ, फिर वकील साहब के अगेंस्ट फिर से एक मुकदमा लड़ूं, तो वो तो जानबूझ के उसने चूज किया ना जाने के लिए, तो उसको लड़ना ही पड़ेगा ना। मतलब घर बैठे बैठे थोड़ी बात उसके घर आ जाएगी, मगर आप परेशान हो, आप दुखी हो, हम तो आप ही के घर आ जाते हैं, हम अपने उसको थोड़ा उसको इजी किया जा सकता है। इसमें इजी, इससे ज्यादा इजी क्या होगा? ये इजीएस्ट फॉर्म है कि आप जाएंगे, आपने जाके 500 रुपए का, आपको आप कोर्ट फीस को नहीं, 500 रुपए का लगता है, 1000 का हो सकता है, 2 कंप्लेन कुछ और, तो आपने वो दिया और उसके बाद आपने कंप्लेन और कागज दिए और उसके बाद मुकदमा लिस्ट हो गया, और आप खुद लड़ सकते हैं, आपको जरूरत एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है। वहां तो एज एन इंडिविजुअल आप केस लड़ सकते हैं क्योंकि आपने बनाया है, आपके वकील साहब भी लड़ सकते हैं, आपका एयर भी लड़ सकता है, जरूरी नहीं है आपको हर बार आना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि हर चीज में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है, मानता हूं, लेकिन आज की डेट में जो फंक्शनिंग चल रही है उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल इशू है, इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करता। मगर विष्णु जी, मैं जैसे आप कह रहे हो, आप वकीलों के पीछे हाथ धो के बैठी हैं, तो वैसे मुझे भी लग रहा है कि आप हमेशा उनके लिए बड़ा डिफेंसिव ही खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज पब्लिक के लिए भी सोचिए ना कि पब्लिक भी आपसे कुछ आशा कर रही है। देखिए, आज 4 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, और 4 करोड़ का मतलब 8 करोड़ लोग हो गए, 4 करोड़ प्लेंटिफ की साइड से, 4 करोड़ डिफेंडेंट की साइड से। तो आप ये समझिए कि जितने केसेस आज चल रहे हैं आज की डेट के अंदर, उनके आप देखिए ना, उसमें
एडवोकेट्स न्याय दिलाते हैं तभी तो लोगों का सिस्टम पे भरोसा है। आज एडवोकेट अगर न्याय ना दिलाएं, नहीं, आप एक ऐसा करिए कि एक रिसर्च कंडक्ट कीजिए और आम जनता से जानिए कि उसका जुडिशरी पे कितना माने फेथ है आज। मुझे ऐसा लगता है कि 100% फेथ है। और मैं मानता हूं कि 2010 से 2020 और 2020 से 2025 इन 15 सालों में जितना सिस्टम ने अपने आप को डेवलप किया है वो फेथ बढ़ा है। केसेस बढ़ रहे हैं तो फेथ बढ़ा है ना। केसेस अगर पता पड़ता, आपका अगर फेथ नहीं तो कोर्ट में जाएंगे नहीं ना आप। केस अगर पता लगे ड्रास्टिकली आधे हो गए। इसका एक कारण मुझे और जो फील होता है कि क्या है कि पहले जो होता था कि आपस में ही मिलके सुलझ लिया जाता था। जैसे घर के बड़े बूढ़ों ने बहुत सारे केसेस को सुलझा दिया। जैसे आज के टाइम में बहुत फैमिली कोर्ट्स भरे पड़े हैं डिवोर्स के केसेस से एंड ऑल। उसका क्या कारण है? पहले क्या होता था, बड़े बूढ़ों ने बिठाया घर में और समझा दिया, चलो भाई चलो हो गया खत्म। मगर आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो लगातार केसेस जो हैं ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। केसेस बढ़ने का एक इस तरह का मैं सोचती हूँ कि ज्यादा वो है कि हमारे समाज में से बड़े लोगों को सुनने का एक रिवाज खत्म होता जा रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, मैं इसमें सहमत हूँ कि जो इम्पेशंस आज की डेट में नॉर्मल लोगों का है वो थोड़ा सा इम्पेशंस हो गए और छोटी छोटी चीज़ों को सेटल नहीं करना चाहते। अगर छोटी छोटी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में आने से पहले जब आपको लगे कि आपके सारे ऑप्शंस बंद हो गए हैं, आपको लगे कि अब कुछ रास्ता बचा ही नहीं है, तभी आप कोर्ट में आए। और क्योंकि कोर्ट में आने के बाद जो आप ये सोच के यदि अगर आप कोर्ट में आते हैं कि आज हम कोर्ट में चलेंगे और कल हमें थाली में परोस के हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे वो हमारे अगेंस्ट हो, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में प्रोसेस के अंदर टाइम लगेगा। जैसे आप देखिए कोई भी प्रोसेस आप ले लीजिए, आज आप एक बीज रोपित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहेंगे वेट करेंगे तो वो फसल बन जाएगा और आप काट के घर ले जाएंगे। तो हर चीज का एक टाइम होता है, तो आपको उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। जस्टिस चाहिए तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस आज कोर्ट में लंबित है। क्या इसका एक बहुत बड़ा कारण ये नहीं कि लोगों को ये डर ही नहीं है कि अगर मेरा मुकदमा झूठा साबित हुआ तो अरे भाई मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने? इसमें बहुत कुछ चेंजेस की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें बहुत कुछ चेंज की जरूरत है। जो पर्जरी का लॉ है, जो कोर्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट और रॉन्ग एफिडेविट देने का लॉ है, आज यदि अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकारें समझ जाएं और कोर्ट से समझ जाएं कि प्रॉपरली उनको अच्छे से पर्जरी लॉ को यदि अगर प्रॉपर किया जाए कि अगर कोर्ट में रॉन्ग एफिडेविट देते हैं, अगर गलत तरीके के तथ्यों के साथ अगर हम होते हैं और कोर्ट अगर उनमें ये संज्ञान ले ले कि इस पार्टी ने किया है और ये समाज में मैसेज चला जाए, तो मैं समझता हूं कि आधे मुकदमे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे बहुत सारे संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो यहाँ अमेंडमेंट की जरूरत है। जो चीजें अमेंडमेंट के लिए उन पे करिए ना, आप वहां करिए। पहले आप जो कोर्ट में केस आ रहा है वहां स्क्रूटनी का कोई मैकेनिज्म लेके आइए आप कि ये जो मैकेनिज्म है ये सही है कि गलत है। अब कोर्ट केस के अंदर ऐसे कितने केसेस होते हैं जो आदमी 1 महीने के लिए गया है, उसे लिख के दे दिया कि मैं 7 साल से इनका किराएदार हूँ। अरे 7 साल से किराएदार है तो आप 7 साल का कोई प्रूफ तो दो, कुछ तो दो। दूसरा है कि लेबर कोड के आप देखिए इतने मुकदमे इस तरीके के झूठे चलते हैं। आदमी ने एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, 15 दिन ऐसे पेंटिंग का काम कर दिया, लिख दिया मैं 5 साल से पेंटर हूँ, 5 साल से मैं कारपेंटर हूँ, 5 साल से इनके यहाँ पे वर्कर हूँ, मशीन चलाता हूँ। तो इस तरीके का यदि अगर कोई मैसेज समाज में नहीं जाएगा कि कोर्ट में अगर आना है तो सच्चाई के साथ आना है। अगर कोर्ट ने हमें अगर झूठ पकड़ लिया, और ये नहीं है कि 340 में भी चल रहे हैं कि जी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, उसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, उसमें बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है। इसमें लॉयर की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि यही है कि सरकारों को बताने की जरूरत है कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप इस पर्जरी के लॉ को आप अगर कोर्ट में कोई रोक, क्योंकि हमारे पास तो राइट नहीं है ना, हम किसी को सजा दिला सकते हैं, मतलब कि झूठ और सच को लेके तो कोर्ट को डिसाइड करना है। तो उसमें कोर्ट इतना टाइम ना लगाए, उसको उस मुकदमे को पहले चलाया जाए कि ये झूठे तथ्यों के साथ कोर्ट में आया है कि नहीं आया है। फाइनल मुकदमा तो बाद में चलाएंगे, पहले जी उसमें 30 दिन का टाइम है और 30 दिन के अंदर कोर्ट ये डिसाइड कर दे। चाहे उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनानी पड़े, अलग कोर्ट बनानी पड़े, कुछ और करना पड़े, पहले ये डिसाइड हो जाए कि ये मुकदमा जो आ रहा है कोर्ट में, जिसको सालों लगने हैं, वो मुकदमा सही तथ्यों पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर मैकेनिज्म अगर कहीं
लॉ मिनिस्ट्री तैयार कर ले या गवर्नमेंट्स के जितने भी नुमाइंदे हैं जो लीगल में काम करते हैं कि ये इशू ऐसा है जिस पे बहुत काम करने की जरूरत है। आज अगर हम लोग विकसित देशों को देखते हैं तो वहां पे आप देखें कि लीगल का पॉपुलेशन वहां पे भी है, लेकिन वहां पे इतने सारे केसेस नहीं है क्योंकि वहां लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी आदमी कोर्ट में जाने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं कहीं गलत तथ्यों के लेके तो कोर्ट में नहीं जा रहा, पता लगे मेरे ऊपर ही मुझे ही सजा हो जाए, मेरे ऊपर ही पनिशमेंट आ जाए, मुझे ही कॉस्ट इम्पोज हो जाए। तो वो पनिशमेंट कौन देता है, किसको देनी चाहिए? कोर्ट को देनी चाहिए, जजेस ही देंगे और कौन देगा? नहीं माने इसको क्या स्टेट वर्सेस होना चाहिए? नहीं, वो तो स्टेट वर्सेस ही होगा। आप कोर्ट में अगर रॉन्ग एफिडेविट दे रहे हैं तो स्टेट वर्सेस ही होगा, क्योंकि वो तो अब रीजन क्या होता है कि अगर आपने कोर्ट में दिया तो कोई कोर्ट क्यों लेगी, वो जज या जज का रीडर वहां कंप्लेनेंट होगा, तो वो कहेंगे हमारा यही काम रह गया कि हम पहले उनकी कंप्लेन कराएं, पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराएं कि इसने गलत कागज दिया, इसने गलत एफिडेविट दिया, अब हम यही काम करते रहे, जजेस कंप्लेनेंट बनते रहे, उनका रीडर कंप्लेंट बनता रहे, उनका एलमत कंप्लेंट बनता रहे। तो क्योंकि अगर कोर्ट में मुकदमा आ गया तो अब तो जो मुकदमा दर्ज कराने का अगर कोई भी राइट है वो तो कोर्ट का है ना, तो अब वो कोर्ट क्यों कराएगी? कोर्ट को लगता है कि भाई इतने सारे सिस्टम में मान लीजिए करोड़ों केसेस चल रहे हैं, करोड़ों के 10-20 लाख भी अगर कंप्लेन अगर फॉल्स आई तो 10-20 लाख में 10-20 लाख कंप्लेन तो कोर्ट बन गई। तो कोर्ट अगर कंप्लेन बन जाएगी तो फिर वो सब चलेगा कैसे? तो इस वाले मुद्दे पे बहुत काम करने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ स्क्रूटनी का मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोर्ट में जो मुकदमे आ रहे हैं कैसे उसको किया जाएगा। इस तरह के झूठे मुकदमों में क्या एडवोकेट्स की बहुत सक्रिय भूमिका नहीं होती? नहीं, एडवोकेट की सक्रिय भूमिका कैसे होगी? अब मुझे बताइए ना, एडवोकेट की आप मेरे पास आए और आपने कहा कि मैं इस मकान में 7 साल से रह रहा हूं जी, तो मैंने वही मुकदमा डाल दिया। आप मेरे पास आए तो यहीं से क्यों नहीं शुरू किया जाए कि एडवोकेट ही कहे कि लाइए प्रूफ लाइए कि आप 7 साल से यहाँ रह रहे हैं? रिक्वायरमेंट अगर होगी तो अगर कोर्ट कल को कह दे कि बिना रिक्वायरमेंट के आप बिना प्रूफ के बिना चीजों के नहीं आएंगे, सरकार ऐसे नियम बना दे कि बिना उनके नहीं आ सकते, तब तो करेगा। आज की मुझे एक बात बताइए ना, वॉलंटरीली कौन क्या काम करता है? इसी तरीके से किसी ने बताया कि इसने मेरे साथ गलत काम किया, अब गलत काम किया तो बंदे ने पुलिस में एफआईआर लॉन्च कराई। कहीं तो कोई ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिस इसकी जरूरत है। आप यदि अगर डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में चाहते हैं कि इंडिया रहे तो हमें कानून व्यवस्था को बहुत सुधार करने की जरूरत है, और सुधार की शुरुआत हम वहां से करें कि जितने मुकदमे कोर्ट में आ रहे हैं उन मुकदमों का एक मैकेनिज्म क्रिएट करें जिससे ये पता लग सके कि जेन्युइन है, गलत तथ्यों पे, गलत कागजों पे और गलत तरीके से कोर्ट में आया जाए। आप मैसेज कर दीजिए। आप मैसेज कैसे, सोसाइटी को मैसेज कैसे देते हैं? आप दामिनी रेप कांड में आज आप बताइए उन लोगों को फांसी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल फांसी हुई। तो आपने फांसी के माध्यम से आपने क्या किया? आप किसी व्यक्ति को फांसी दे रहे थे या समाज में संदेश दे रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके का गलत काम किया तो उसका जो ये सजाए मौत है, ये परिणाम। तो आप यदि अगर सोसाइटी को मैसेज ही नहीं देंगे तो कोई भी टर्म और आके अपना कुछ भी किसी भी तरीके के फाइल करेगा। तो इसमें बहुत जरूरत है। अभी पीछे जैसे अतुल सुभाष जी का एक केस हुआ, सुसाइडल केस हुआ, उसने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए समाज में। तो जिस तरह आप अभी कह रहे हैं गवाह और सबूत और ये सब, तो क्या वुमेन्स को इतना अधिकार है कि वो बिना किसी सबूत के वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज लगा देंगे? देखिए, अभी लॉ का बहुत कुछ आप देखेंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है जी। आप अतुल सुभाष के बाद एक और इंसिडेंट हुआ, एक और हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। और जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं और उन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर जिन लोगों को एक्यूज बनाया जाता है, बहुत सारे मुकदमों में, बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत से हाई कोर्ट्स ने अपने जजमेंट में कहा है कि डाउरी के लॉ का मिसयूज हुआ है और बहुत सारे लॉज का मिसयूज होता है। तो जब कोर्ट ये कह रही है कि मिसयूज होता है और हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एज एन एडवोकेट मुझे इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्टों ने कह रखा है कि डाउरी के और बाकी विमेन के जितने लॉ बने हैं उनमें भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये कहा कि मिसयूज हुआ है
तो वहाँ पे जहाँ पे भी हाई कोर्ट्स को लगता है वहाँ पे उनको फिर डेटरेंट पनिशमेंट भी होना चाहिए। जब लग गया कि कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पे उस तरीके का पनिशमेंट भी होना चाहिए तो जिससे वो पनिशमेंट कौन देगा? कोर्ट ही डिसाइड करेंगे, कोर्ट ही देंगे, और कौन देगा पनिशमेंट? तो कोर्ट देंगी। अगर लॉ अगर इस तरीके का आ जाएगा, पार्लियामेंट लॉ डिसाइड करेगी और कोर्ट उसमें पनिशमेंट देंगी। तो पार्लियामेंट में कौन लॉ डिसाइड करवाएगा? पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंटेरियन ही करेंगे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लॉ डिसाइड करने का काम तो सरकार का है। लॉ को लेके सारी चीजें करने का जो जो जो, जो काम है वो तो पार्लियामेंटेरियन का है, तो वो लोग करेंगे। तो वहां तक आवाज कैसे पहुंचाई जाए? कोर्ट्स अलग अलग जजमेंट के माध्यम से कह चुकी है। बहुत सारे जो मेंस की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अलग अलग टाइम पे कहते हैं। मेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, पुरुष आयोग है क्या? नहीं, ऐसा कोई मेंस की ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ जिन लोगों ने अपने अपने कुछ संगठन बना रखे हैं जो मेंस की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी तरफ से कोई आयोग नहीं है। ऐसा कोई संगठन जिसने पार्लियामेंटेरियन तक आवाज पहुंचाई हो पुरुषों की? नहीं, ऐसे नाम तो मेरे पास मैं आपको नहीं अभी बता नहीं, सकता। मगर ये हवा में बात मत करिए, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि पुरुषों की आवाज जा पा रही है वहां तक, क्योंकि केसेस तो वैसे के वैसे ही हैं। नहीं, लॉ बनने में टाइम लगता है, और आज का लॉ आप ये तो मानिए एज ए विमेन है कि विमेन सेंट्रिक तो है, थोड़ा बहुत तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इससे आप सहमत है कि नहीं है? नहीं, आप बताइए। नहीं, मुझे सुनिए, मुझे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, मगर ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर भी कोई झूठा केस दायर करूं। बहुत सही बात, प्रिविलेजेस होनी चाहिए, प्रिविलेजेस होनी चाहिए। हाँ। लेकिन झूठे, देखिए आपका भी कंसर्न वही है जो मेरा कंसर्न है, और इसी तरीके से 140 करोड़ लोगों का कंसर्न है कि झूठे मुकदमों में लगाम लगनी चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए। आज कोई आपके घर से हो, किसी और के घर से हो, किसी व्यक्ति को एक दिन भी अगर जेल कस्टडी में रहना पड़ता है या 10 साल मुकदमा लड़ना पड़ता है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे भाभी ने या घर की लेडी ने और किसी के अगेंस्ट डायरी का केस डाला और उसकी सरकारी नौकरी, वो खत्म, उस सरकारी नौकरी पे इंटरव्यू जाने वाला था और वहां पे वो इंटरव्यू में उस बोर्ड ने मना कर दिया कि आपके अगेंस्ट जो एलिगेशन है वो बहुत गंभीर है। तो ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं, तो जिनके अंदर विमेन ने यदि अगर कंप्लेन करी है तो वहां वो नौकरी से वंचित रहे। तो उन सब लोगों की जिनकी जिंदगियां ऐसे रियोइन हुई हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, क्या होना चाहिए? आज तो कोई प्रावधान नहीं है, आज तो इस समय तो कोई प्रावधान नहीं है। तो मुझे इसमें बड़ा खेद है कि आज की डेट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि, लेकिन इतना कर सकते हैं कि भाई वो उस केस को अच्छे से कंटेस्ट करें। अगर वो केस में एक्विटल हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट वो जो फॉल्स एलिगेशन में केस किया था उसे कॉम्पनसेशन में जा सकते हैं। अच्छा, अभी अतुल सुभाष जी ने उनके केस के बारे में बातें करते हैं। जज साहिबा पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि, तो क्या उन जज साहिबा पे कोई इंक्वायरी बैठी, कोई कमेटी बैठी, क्या हुआ इस मैटर के बारे में? ना मैं जज साहब के बारे में वहाँ क्या बैठा क्या नहीं बैठा मुझे पर्सनल नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता कि उसमें क्या रहा। लेकिन अतुल सुभाष के केस ने समाज की आंखें तो खोली हैं और समाज को जगाने का प्रयास जरूर किया है कि देखिए एक जीवन गया, अब अगर नहीं जागे तो आप और नुकसान करेंगे सोसाइटी का। एक जीवन बहुत अमूल्य होता है। मगर जिस तरह से वो अतुल सुभाष जी कह रहे हैं सुसाइड से पहले, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? उन्हें क्या कोई उनकी दुश्मनी तो है नहीं जज साहिबा से, तो उस तरह के केसेस में क्या रहता है कि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का रहता है और क्या होना चाहिए? अतुल सुभाष के केस में जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए, हमारे यहाँ पे अगर आप कोई भी मुकदमा फाइल करते हैं और एलिगेशन लगाते हैं तो उन एलिगेशन को प्रूव करने के लिए आपको विटनेस बॉक्स में आना पड़ता है पहला। मगर कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति जो बोला जाता है वो सच होता है। लेकिन वो उन्होंने स्टेटमेंट एसडीएम के सामने नहीं दी, वो उन्होंने तो मतलब मरने से पहले उनको एसडीएम पे जाना चाहिए था। नहीं, आप समझिए, आप बिल्कुल ठीक। देखिए मैडम, इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बुलवाना नहीं चाहती, मगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करिए ना। प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति जो मरने जा रहा है, जो हतोत्साहित, मैंने ये कहा ही नहीं आपको कि उस व्यक्ति को जाना चाहिए था एसडीएम, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि और जब अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति डेथ बेड पे होता है उसका पुलिस जाती है, जी बयान दीजिए, है ना, भाई ये जो बयान है ये
अंतिम माना जाएगा क्योंकि ये डेथ बेड पे था, ये झूठ क्यों बोलेगा मरने से पहले? तो ये अतुल सुभाष के केस में ऐसे क्यों नहीं, अतुल सुभाष के केस में उन्होंने, कोर्ट ने माना, पुलिस ने माना, तभी तो उनको उसकी जो मदर इन लॉ थी, उनका जो ब्रदर इन लॉ था, उनकी मैं जो जज वाइफ साहिबा थी, की बात कर रही हूँ, नहीं, उन सब के लिए माना, जज मगर जज साहिबा के लिए नहीं माना। जज साहिबा के अगेंस्ट ऐसे एलिगेशन नहीं है, बायसनेस का उन्होंने बोला कि वो फेवर कर रही थी, फेवर करने का नहीं, उन्होंने कहा कि वो डिमांड कर रही थी और उसलिए वो डिमांड पूरी नहीं कर सके, तो इसलिए उनका केस लंबित हो रहा था लगातार। नहीं, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जज साहब ने कोई ब्राइब की डिमांड करी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, मुझे इसके बारे में जो जानकारी नहीं है मैं कैसे कहूँ। अच्छा, अभी मैं इसको पूरे इंटरव्यू को कंक्लूड करना चाहूंगी और आपसे एक आखिरी सवाल कहूंगी, फिर से वापस आते हैं जिस नोट पे हमने इंटरव्यू शुरू करा कि जब आप बार बार कहते हैं कि भाई ये तो पहले से था, ऑलरेडी था अमेंडमेंट बिल में, ये पहले से था, तो नया ऐसा क्या है जिसके लिए लॉयर स्ट्राइक पे आया? ऐसा नया क्या है? लॉयर के जो लोकतांत्रिक राइट है, जो अपने खुद के राइट है कि वो अपनी डिमांड के लिए कोर्ट के सामने अपने आप को बता सके कि ये हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं। यदि उन डिमांड्स को इलीगल बताया जाएगा, आर्बिट्रेरी बताया जाएगा और वो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा, तो मुझे लगता है नहीं, तो वो कोर्ट के सामने जब डिमांड रखते हैं तो वो भी तो एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, उनके पास भी तो हक है अपने को प्रेजेंट करने का कोर्ट में। मुझे एक बात उसके लिए स्ट्राइक पे क्यों जाना है? मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई भी इशू होगा और वो कोर्ट का मुकदमा का जो फैसला है वो मान लीजिए सरकारों के साथ है, सरकार कोई अमेंडमेंट लेके आती है, जैसे ये अमेंडमेंट की आज आप बात कर रहे हैं, तो इस अमेंडमेंट को कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट के पास कोई राइट ही नहीं है ना। मान लीजिए आप कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट प्रपोज है, ये राइट है कि रॉन्ग है, इसके बारे में तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल। मान लीजिए अगर हम सारी बात मानते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो सुप्रीम कोर्ट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं मानते? हम सारी चीज मानते हैं, लेकिन वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। आप गला नहीं दबा, आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको गला दबा दिया, हमने आपका गला दबा दिया, रस्सी लगा दी और आप बोलो आप आराम से जिंदगी जियो, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त रहो, मैं बिल्कुल सांसें लो। कैसे लेगा आदमी? आपने गले को तो फांसी का फंदा डाल दिया। तो नॉर्मल वे में यदि अगर आप इसको आप देखिए दिल्ली के अंदर कहाँ इतनी स्ट्राइक्स होती हैं, कब देखी है आपने स्ट्राइक? देखी है 2006 में देखी, जब रोहिणी कोर्ट बन रही थी तब स्ट्राइक हुई। उसके बाद में जब ये कानून के अंदर बदलाव हो रहे थे सीआरपीसी में कि पुलिस को राइट दिए जा रहे थे, अब ये कोई भी जो हड़ताल है, कोई भी एक्सचेंज फ्रॉम वर्क है, एडवोकेट अपने हित के लिए करता ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि पुलिस के पास अगर व्यक्ति जाता है, एसएम कोर्ट में आपने बोला, एसीपी और उसका उदाहरण दिया, आपको कैसा लगेगा कि 7 साल के अपराध तक पुलिस को खुली छूट दे दी? पुलिस चाहे जेल भेज दे, चाहे बेल दे दे, चाहे उसको 2 दिन जेल में रखे, चाहे 2 दिन उसको कस्टडी में रखे, कोर्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। तो आप ये बताइए कोई न्याय हुआ? आपने पुलिस को इतनी असीमित पावर है और असीमित पावर दे दी आपने कि पुलिस को तो आपने बिल्कुल ही सब कुछ दे दिया। तो एडवोकेट जनता के लिए आ रहे हैं सड़कों पे कि आप ऐसा ना करिए। आज आपका एक कानून, उसको चेंज करना, आप कानून प्रपोज कर रहे हैं, अगर वो कानून बन गया तो फिर तो बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम आपको ये बता रहे हैं, नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि आपने कानून बदल दिया, बिल्कुल बदलना मुश्किल है। पूरा 140 करोड़ जनता कितना सहेगी? आज मुझे एक बात बताइए, 7 साल से जो नीचे के अपराध हैं कोर्ट डिसाइड करती है ना, बिल्कुल, कोर्ट न्यूट्रल है, जजेस जो बैठे हैं वहां पे वो डिसाइड करते हैं बेल देनी है कि नहीं देनी है। बिल्कुल। अब पुलिस को तो 5,000 दिए, 50,000 दिए, कुछ और किया, इधर उधर किया, पुलिस को आपने मैनेज कर लिया, बंदे को जेल भेज दिया। अब कोर्ट को देखिए, बताइए, कोर्ट न्यूट्रल है, कोर्ट वहां बैठी है, लोगों का ट्रस्ट। आज अब देखिए कितना ट्रस्ट लोगों को पुलिस पे और कितना लोगों को कोर्ट पे, आप मुझे बताइए कितना ट्रस्ट? आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। हाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप पब्लिक से पूछिए और कमेंट सेक्शन में पब्लिक हमें बताए कि कितना आपको ट्रस्ट पुलिस पे, कितना ट्रस्ट आपको कोर्ट पे। तो मैं कहता हूं कि 100% लोगों को ट्रस्ट कोर्ट पे है और इसीलिए लोगों के मुद्दों के साथ वकील सड़कों पे आते हैं, लोगों के मुद्दों के साथ कोर्ट स्ट्राइक पे बैठते हैं, वकील को लोगों के मुद्दों के लिए एब्सटेन करते हैं, लोगों के मुद्दों के लिए ही आप
किसी भी तरीके का कोई एक्ट आप एडवोकेट का देखेंगे, क्योंकि ऑफिस ऑफ द कोर्ट उनकी ड्यूटी है। आज अगर एडवोकेट कहीं पे भी है, उसकी रोजी रोटी का सवाल है। उसको तो अगर 15 दिन स्ट्राइक पे रहा तो 15 दिन में कोई क्लाइंट पैसे दे देगा उसको, वकील साहब आज तो स्ट्राइक है तो अब कोर्ट में तो आने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट की स्थिति देखिए आप कि जो वकील कोर्ट में रोज खड़ा होता है, रोज पैसे लेता है और उसका एक दिन का भी हर्जा होता है, तो उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। तो अभी हमने बात करी डॉक्टर विष्णु शर्मा से, और आप लोगों के लिए बहुत सारा काम मैं छोड़ रही हूँ। आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हम डॉक्टर विष्णु शर्मा से फिर से एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और आपके सवाल शर्तियाँ पूछेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।